students, welcome back to your own channel CSE Rengeria and I'm your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। अब सभी शायद से बहुत नर्वस भी होंगे, एंजाइटी भी होगा कि पेपर्स कैसे सॉल्व करें। सो जैसे आपका डिमांड था, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं आपके ओसवाल बुक से। आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था कि ओसवाल की बुक के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लिंक पे जाके उस क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। प्लस आपकी जो बुक है हमने आपको पहले भी दिखाया है और अभी भी आप देख सकती हैं इस बुक को। ये बुक से हमने ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व किया है। अब ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर होना इम्पॉर्टेंट है। नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्वेश्चन पेपर है, आप वहाँ पे लिंक पे आप क्लिक कीजिए और क्वेश्चन पेपर को देखिए। पहले हमने प्रोज सेक्शन कर दिया गया है आपके लिए, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अब आपके पास है इंग्लिश के सेक्शन 2 का। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठे, क्वेश्चंस लेके बैठे, तभी जाके आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इंग्लिश में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपको लिखने नहीं आएगा। मेक श्योर करें कि आप जब भी इंग्लिश करें तो इंग्लिश में सोचे, बोले और लिखें। तो चलिए सॉल्व करते हैं आपका सेक्शन 2 पोइट्री। आपका क्वेश्चन जो 3A होता है उसमें एक आपको पोम का आपका एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। तो पोम के एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्ट है उसके पास क्वेश्चंस क्या है। तो ये वेब डायग्राम दिया गया है अबाउट अ मैन सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। तो अगर आपको पता चल गया कि अगर मैन के बारे में है, यानी अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। आप 2 लाइन पढ़ के ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये कहाँ से ये पोम है, क्योंकि इतने दिनों से हम कर रहे हैं, इतने सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल में, आपने देखा भी होगा, लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो अब भी मौका है, आप कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प हो जाएगा आपके इंग्लिश पेपर के लिए। आप देखिए, अगर आप फर्स्ट 2 लाइन ही पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये आपका सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड से है। अब ये इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वेब। कंप्लीट द वेब डायग्राम अबाउट अ मैन सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। अ मैन सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। मैं ऑलरेडी आपको ये बता देती हूँ क्वेश्चन को, आप चाहे तो उसे लिख ले, चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट कर ले। क्या है? हैप्पी हार्ट, courage to choose a path of one's own choice, optimistic in all circumstances, a sound health to carry journey। यानी एक मैन को अगर अपने लाइफ से सेटिस्फाई होना है तो उनको क्या क्या चाहिए? पहले उसको एक खुश दिल बहुत खुश होना चाहिए, दैट इज़ अ हैप्पी हार्ट, और करेज टू चूज़ अ पाथ ऑफ वंस ओन चॉइस, यानी उसके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने लाइफ का जर्नी, जिससे वो हैप्पी हो सके, उस तरह का एक पाथ, लाइफ की जर्नी की पाथ चूज़ कर सके। और साउंड हेल्थ टू कैरियर जर्नी। अगर आपको कोई जर्नी या कोई पाथ चूज़ करना है, उसके लिए आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर हेल्दी ना हो तो फिर कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्टिक इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी आपको आशावादी होना चाहिए। कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, हमेशा ये पहले आप ऑप्टिमिस्टिक सोचें। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, यानी आप हमेशा पॉजिटिव सोचें कि अगर ये हर्डल आया है या कोई प्रॉब्लम आया है तो इसके आगे कोई अच्छा ही होगा, इसी वजह से ये सोच के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। मैं पहले ही कह रही हूँ आपको, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनालाइज द लाइन आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। आपको ये लाइन को एनालाइज करना है। तो ये लाइन का जो एनालाइज करना है, यानी उसके बारे में बताना है, आप उसके लाइन के बारे में क्या आपकी समझ है। तो यहाँ पे जो लाइन है उस लाइन का मतलब क्या है? हियर द पोएट इंटेंड्स टू से दैट he doesn't want to have his life defined by the uncertainty of fate, of destiny, nor does not believe in fate and help of influential people in his life। वो कहते हैं कि मुझे किसी और का राय या किसी और की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जानता हूँ कि
कौन सी भी रास्ता मैं चूज़ करता हूँ उस रास्ते की जो जिम्मेदारी है, अगर वो अच्छा हो बुरा हो तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं नहीं चाहता कि आजू बाजू मेरे इन्फ्लुएंशियल पीपल हो, मतलब लोग जो बहुत जाने माने हो और उसको इन्फ्लुएंस करे, या किसी को देख के मैं कुछ करूँ। मैं कुछ भी करूँ तो मैं खुद अपने आप और अपने बलबूते पे करूँ। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को वापस पॉज करके या वापस आके वापस भी उसको व्यू कर सकते हैं। लेट्स सी A3 के आंसर आपके क्वेश्चन क्या कहता है। पर्सनल रिस्पॉन्स, मैंने हमेशा से कहा है पर्सनल रिस्पॉन्स आपका 2 मार्क का होता है। पहला 2 मार्क आपका कहीं नहीं जाता, बट अगर आपने 2 मार्क कहाँ गवाते हैं, अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है या फिर आपने ऐसा जो रेलिवेंट नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है आंसर लिखा है, या फिर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो आपके मार्क्स कटते हैं। क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स आपका अपना रिस्पॉन्स होता है, उसमें हमारे मार्क्स काटने का कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर आंसर रेलिवेंट नहीं हो, तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स का क्या क्वेश्चन है? द पोएट इज अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल इनहिबिशन, एलॉबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेस्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि पोएट के जो फ्रीडम का मतलब पोएट के हिसाब से क्या है। सो पोएट के हिसाब से फ्रीडम का मतलब आज़ादी का मतलब क्या है? फ्रीडम इज द मेजर थीम इन द पोम। पूरे पोएम में, जो पोइट्री में जो थीम है वो फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग टू अ पाथ, ये उसका फ्रीडम है। वो अपने हिसाब से कोई भी रास्ता चूज़ कर सकता है, ये उसका थीम है। The poet encourages the readers to be true to themselves. पोएट रीडर्स को एनकरेज कर रहे हैं, यानी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ की पाथ को चूज़ करो, किसी पे डिपेंड मत करो, या कोई और जा रहा है तो उसके पीछे पीछे मत जाओ। क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी में खूबियाँ अलग होती है, किसी की क्रिएटिविटी अलग होती है। तो पोएट आपसे बता रहा है कि हमेशा अपने आप पे, किसी और से नहीं, अपने आप से आप कॉन्फिडेंट रहे और अपने आप से सच बोले, आप ये दिखावा ना करें, ये पोएट कह रहे हैं। लिव फ्रीली एंड एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ लाइफ। खुश रहो और एन्जॉय करो फ्रीडम ऑफ लाइफ। एन्जॉय करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत रास्ता ढूंढ लो। एन्जॉय करने का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ हॉबी लो, या ऐसा कोई चीज़ आप जैसे आप 12th ले रहे हो, आप 12th के बाद आपको कोई चीज़ वोकेशनल लेना है, या फिर जो छुट्टियां आपकी वैकेशन है उस टाइम पे आपको कुछ करना है, तो कुछ यूटिलिटी या यूटिलाइज ऐसा करे, कोई ऐसा काम करे जो आपको आगे जाके हेल्प करे और आपको हैप्पी करे। बस किसी ने कहा वो कर दिया, ये नहीं, या उसने किया तो मुझे करना है, ये नहीं। आपके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है उसके लिए वो बोले कि वो उसके लिए फ्री रहो और एंजॉय करो जो लाइफ का फ्रीडम है। Although our life is not free from obligation and troubles, जबकि हालांकि हमें पता है कि हमारी लाइफ की एकदम फ्री तो नहीं है, हम कभी ना कभी कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन, दुख सुख तो लगा ही रहता है लाइफ में, वो तो है। आप हमेशा खुश रहोगे ये तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सैड भी होना पड़ता है, ट्रबल्स भी आते रहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एनकरेजेस एवरीवन टू लिव देयर ड्रीम। जो फ्रीडम है, कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, वो एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है लोगों को लाइफ फ्रीडम और आराम से या खुश होके रहने का। ये उनका अपना टर्म है या उनका अपना सोच है। आप अपनी सोच भी लिख सकते हैं, बट मैं चाहूँगी कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए और इस क्वेश्चन का इसी तरह आंसर आएगा, ये समझ के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। आई थिंक मैथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना ज़्यादा लिखोगे एग्ज़ाम के टाइम पे वो रजिस्टर बहुत जल्दी हो जाता है, तो लिखने की प्रैक्टिस करें। लेट्स सी कि हमारा A4 का क्या क्वेश्चन है। ओके, जब A4 का क्वेश्चन है आपका पोएटिक डिवाइस। ओके, एक्सप्लेन द मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रोड यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अब मेटाफोरिकल जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? द पोएट कंपेयर्स द रोड ऑफ लाइफ टू स्वीट सॉन्ग सो इट बिकम्स अ मेटाफोर।
जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो वो मेटाफोर हो जाता है, राइट। अब ये मेटाफोर क्या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं रोड ऑफ लाइफ स्वीट सॉन्ग से, सो इट बिकम्स अ मेटाफोर। एवरीवन शुड एंजॉय लाइफ फ्रीली एंड हैप्पीली। The metaphor suggests singing the song of life beautifully. It also indicates the path people must take to live a fruitful life. So metaphorically ये बताएंगे, ये वाला जो लाइन है ये metaphorically पोएट ने एक्सप्लेन किया है। मैंने पहले ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएटिक डिवाइस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच हर चीज़ का दिया गया है। मेरे अलग लास्ट मोमेंट के जो रिविज़न है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी आपके सहूलियत के लिए, फॉर योर बेनिफिट। तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। लेट्स सी A5 का क्वेश्चन क्या है। A5 का क्वेश्चन जो है आपका इट्स रिलेटेड टू कंपोज 2 or 4 लाइन्स ऑन द रोड दैट लीड्स टू माय कॉलेज। तो आपको 2-4 लाइन जो राइमिंग होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, राइमिंग करके, यहाँ पे भी आपके मार्क्स नहीं कटते, यहाँ पे भी आप कोशिश कीजिए कि जो भी सेंटेंस लिखे वो ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो। पोएटिक इफेक्ट के लिए आप इन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 लाइन आप लिख लीजिए जिसमें राइमिंग स्कीम अच्छे हो। बस देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर है इसके लिए, तो हम उस आंसर्स के हिसाब से द रोड दैट लीड्स टू माई कॉलेज, a bag of books presses heavy on my shoulder, the sun burns bright on my face, why do I travel so far in such pain? So ये आप ये अगर वो लाइन आया है तो आप इसकी को भी लिख सकते हैं या फिर आप अपना ओन भी अगर कुछ और आता है तो उसको भी पोएटिक वे में लिख सकते हैं। और मुझे तो लगता है अभी तक आपने सीख ही लिया होगा कि किस तरह पोएट होना है, कभी कभी शायर हो जाना चाहिए। लेट्स सी बी वाला क्या है आपका। सो B1 जो है आपका ओके अप्रिशिएशन है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट द अप्रिशिएशन बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो। अब जब कभी कभार आपको पहले 10th में होता था कि पोएट का नाम भी दिया जाता था, टाइटल भी दिया जाता था, पर यहाँ तो ऐसे नहीं होता। लेकिन आप एक क्या कहते हैं, दिमाग में एक रजिस्ट्रेशन कर ले कि ये पोम का एक लाइन जो है उसको याद कर ले कि ये पोम इससे रिलेटेड है, ये पोम इससे रिलेटेड है। तो आपको टाइटल और ऑथर दोनों का नाम और एक लाइन याद हो जाना चाहिए। पोएम 2.1 से 2.8 तक है, उसमें आपको तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहले ही आपको दिया व्हेन आई हैड मनी ओ आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पोर, I for many a false man as a friend came knocking all day at my door. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. Because a man is dead I dared not speak to let this false world know. इतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, उसके पहले आपको पता चल जाता है कि ये पोम है जो मनी से है रिलेटेड, वो हमारा 2.6 है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है अबाउट द पोम, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। आपको पोएम के बारे में जानना है, पोम को याद करना है कि पोम में क्या, किस बारे में ये पोम था। आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है। फिर द फॉर्म ऑफ द पोम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस, पोम का फॉर्म क्या है, उसका थीम क्या है। फिर पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, फीचर्स, पोएटिक डिवाइसेस, इंस्पिरेशनल मैसेजेस, वैल्यूज, मॉरल्स रिफ्लेक्टेड इन द पोम, स्पेशल फीचर्स, ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पोम। ये सारी चीज़ें ये पोम को पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया है, आप जाके देख सकते हो मेरी वीडियोस में। पोम के बारे में फिगर्स ऑफ स्पीच, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इवन अप्रिशिएशन भी दिया गया है। फिर भी हम यहाँ पर अप्रिशिएशन देख लेते हैं किस तरह लिखना है। अप्रिशिएशन आपका 5 मार्क का होता है, तो मेक श्योर कि आप 4 मार्क का होता है, मेक श्योर दैट आप अप्रिशिएशन को अच्छे से लिखें। तो देखिए यहाँ पे अप्रिशिएशन वेरी ब्यूटिफुली रिटन। द पोम मनी इज कंपोज बाय विलियम एच डेविस, who spent a significant part of his life as a tramp. He became a peddler and street singer in England after experiencing such wandering life for many years. He published his first volume. This poem tells about the rich man who wants to be a poor man to find the real happiness. Right? वो ये पोम किस पे बेस्ड है, वही बेस्ड है ना जहाँ पे वो रिच मैन हमेशा पोअर मैन को देखता है, उसकी वाइफ गाना गाते रहते हैं, हमिंग करते हैं और सारा दिन सब काम कर लेते हैं, जबकि रिच मैन
तो इतना सब होने के बावजूद भी वो खुश नहीं रहता। उसके फ्रेंड्स भी कभी आते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। जब वो पुअर हो जाता है तो उसके पास कोई नहीं आता। लेकिन जब वो पुअर मैन को देखता है कि सारा दिन काम करके फिर थक हार के जब वो अपने कॉट पे बैठता है तो उसके फ्रेंड्स भी आके उसके साथ पार्टी करते हैं, कितना खुशी का माहौल रहता है उसका। तो वो वाले चीज़ इसमें है, तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है। एट द एंड ऑफ द पोम द पोएट सेज दैट नाउ ही डजंट हैव मनी बट ही हैज़ ट्रू फ्रेंड्स दो दे मे बी फ्यू। जब उसके पास मनी था तब बहुत से फ्रेंड्स थे उनके, लेकिन जब उसके पास मनी नहीं था तब उसके पास फ्यू फ्रेंड्स थे, यानी हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स जो उसके सच्चे दोस्त थे। जब भी आप देखिएगा, जब आप सक्सेसफुल होते हैं, जब आपके पास बहुत पैसा होता है या आप बहुत रुतबे में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू होते हैं। पर एक्चुअल में रियल लाइफ में जब आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, जब आपको सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तब आपके पास ट्रू फ्रेंड्स होते हैं जो आपके पैसे के लिए नहीं होते या आपके स्टेटस के लिए नहीं होते, वो सिर्फ आपके लिए होते हैं। तो ऐसे दोस्तों के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए। द पोएम ब्रिंग्स अबाउट इम्पैक्ट ऑफ मनी ऑन पीपल्स बिहेवियर, यानी पीपल्स के बिहेवियर कैसे चेंज हो जाते हैं जब आपके पास पैसा होता है, बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन। When a man possesses money, many false friends gather around him. The poet compares himself to a child with a trumpet, but he is not allowed to blow it, for there has been a death. अब पोएट अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं? वो कंपेयर करते हैं एक बच्चे से जिसे बहुत खुशी हुई कि उसको एक ट्रम्पेट मिला बजाने के लिए, लेकिन वो बजा नहीं पाया। उसके पास होते हुए भी वो बजा नहीं पाएगा क्योंकि किसी की वहाँ पर डेथ हो गई। तो उसकी हालत भी ऐसी है कि उसके पास पैसे तो है पर उसको रियल फ्रेंड्स नहीं है और उसको खुशी नहीं है वो। The poet makes use of simile again as the poor man's wife is described as humming busily like a bee. पोएट ने सिमिली यूज़ किया है क्योंकि जब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो खुश होकर हम करती रहती है, जैसे बिजी बी हमेशा गुनगुनाती रहती हैं, और ये भी वाइफ जो पुअर मैन की वाइफ है वो भी गुनगुनाते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं खुशी में। द पोएट एम्फसिस दैट नॉट हैविंग मनी नेवर मीन्स दैट लैक ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने कहा कि अगर पैसा नहीं है आपके पास इसका मतलब आप दुखी हो, बिल्कुल नहीं। पैसा हो तो शायद दुखी हो, लेकिन पैसा नहीं है तो भी आप खुश रह सकते हो। द पुअर मैन इज एबल टू लाफ बट अ रिच मैन बिकम्स एंग्री। पुअर मैन हर चीज़ पे हंसता खेलता रहता, पर जो रिच मैन है वो हमेशा गुस्से में होता क्योंकि उसके कुछ काम नहीं होते होंगे, उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता होगा, कभी कोई चीज़ से आर्गुमेंट होती होगी, मीटिंग में प्रॉब्लम होता होगा, नहीं बहुत कुछ होता रहता हो। द पोएट हैज़ मेड यूज़ ऑफ 5 4-line स्टैंजा। अब जो पोम है वो कौन से लाइन का है? 4-line स्टैंजा। 4-line स्टैंजा है विद द यूनिफॉर्म राइम स्कीम ABCD, यानी ABCD ABCD यही राइम स्कीम है उनका थ्रू आउट द पोएम। ही रिपीट्स द वर्ड मनी to stress the fact that money is unnecessarily given undue importance by man. उन्होंने कहा कि पूरे पोम में उन्होंने मनी का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ये बताने के लिए कि हम लोगों ने, ह्यूमंस ने, यानी हम लोगों ने पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, यानी इम्पोर्टेंस दिया है, जिसकी ज़रूरत नहीं, पैसे की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। He wants to suggest that money cannot bring happiness. वो क्या बोलना चाहते हैं कि मनी हैप्पीनेस नहीं ला सकता है, राइट? मनी हैप्पीनेस नहीं ला सकता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं तो हमेशा से कहूँगी कि आप लिख लीजिए, क्या पता यही एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप इसे अच्छे से लिख लें। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूँगी, या फिर वापस आके भी आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या वापस आके वापस से व्यू भी कर सकते हैं। तो ये आपके पोम के क्वेश्चंस थे, राइट? ये आपके सेक्शन 2 पोम के क्वेश्चंस थे, जो आपके हिसाब से जो आपने किताब दी थी उससे, ओसवाल से, मैं वापस से रिपीट करूँगी कि ओसवाल से हम कर रहे हैं, ओसवाल क्वेश्चन बुक से, सैम्पल क्वेश्चन बुक से कर रहे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। थर्ड वाला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका राइटिंग स्किल्स। जैसे मैंने पहले भी कहा है आपको, राइटिंग स्किल्स जो है वो ऑप्शंस में होता है, तो मैंने इजी वाले ऑप्शंस आपको बताया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो या कंज्यूम ना हो, क्योंकि आपका लिटरेचर है, आपको लिखना बहुत है, तो अब ऐसे लिखिए जहाँ पे स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है।
हार्ड वर्क यानी आप बहुत लिखोगे, घिसोगे, ये करोगे, वो करोगे, पर स्मार्ट वर्क करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो लास्ट मोमेंट में स्मार्ट वर्क कीजिए। यहाँ पे आपके जो राइटिंग स्किल्स में ऑप्शंस आते हैं, तो अभी यहाँ पे वो भी सब 4 मार्क्स के। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये वन ऑफ द फॉलोइंग में फर्स्ट वाला क्वेश्चन था आपका। चलिए हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये आंसर का शीट आ गया लगता है, राइट। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। ओके, ये आंसर ही दे दिया हमने। ओके, we'll check with the question answer. One second. Okay, ये जो क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस एंड ग्रुप डिस्कशन। जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी मैं आपसे कहती हूँ तो आप ड्राफ्ट की जो सॉरी वन सेकेंड, लेट मी चेक। ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज जो है उस पर ध्यान दें, ठीक है। ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज में आप ध्यान दोगे। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि ऑप्शंस दिया गया है, जो इजी वाला है वो ऑप्शन लेते हैं हम। सो यहाँ पे ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस, ग्रुप डिस्कशन, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप इसे ले, ठीक है। इसे इसलिए ले क्यों, क्योंकि ये ईजी पड़ता है आपके लिए। अब कैसे ईजी पड़ता है वो बताती हूँ मैं आपको, देखिए, ओके ना। इतना में आ गया, आपको समझ में आ जाएगा इतने में, राइट। इतना बड़े को इतने छोटे में किया। अब क्या किया है और कैसे किया है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, राइट द मैसेज विच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सौरजित। तो अमृता ने अपने भाई के लिए एक मैसेज छोड़ा है। क्या मैसेज? अभी शेखर, इज दिस नंबर दिया है। अमृता, यस, मे आई नो हु इज स्पीकिंग? शेखर, आई एम शेखर एंड आई वॉन्ट टू स्पीक टू सौरजित, आई एम हिज फ्रेंड फ्रॉम IHM दादर। अमृता, आई एम हिज सिस्टर, सौरजित इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, कैन यू रिंग अप अ लिटिल लेटर? शेखर, आई शैल बी अ लिटिल बिजी, एक्चुअली I have got a placement at the Hotel Veena Resort in Goa and I will join with immediate effect. So right now I am trying to get all the formalities completed. This is the news that I wanted to give him. Will you do that for me? Also tell him that I will let him know my new cell phone numbers as soon as I get one. Amrita, I will do that. Bye and all the best. Amrita had to leave for office, so she wrote a note to Saurajit. Draft her message is not more than 50 to 75 words. यानी यहाँ पे दो कॉन्वर्जेशन हो रहा है। यानी जो अमृता है वो सौरजित की सिस्टर है। सौरजित घर पे नहीं थे तो अमृता ने फ़ोन उठाया और बात किया शेखर से। शेखर से अमृता ने क्या कहा कि आप बाद में कॉल कीजिए, अभी सौरजित घर पे नहीं है। तो शेखर ने अमृता से कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो क्योंकि मुझे प्लेसमेंट मिला है होटल वीना रिसोर्ट में गोवा में और मुझे तुरंत ही वहाँ ज्वाइन करना है, तो मैं अभी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करूँगा और मुझे ये न्यूज़ देना था उसे। कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से उसे ये मैसेज दे देना और जैसे ही मेरा नया सेल नंबर आता है तो मैं उसके साथ शेयर करूँगा। तो इसको हमको ड्राफ्ट करना है। तो इट्स वेरी इजी टू ड्राफ्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपने पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है, ठीक है। उसमें आपने मैसेज लिख देना है, यहाँ पे आपने डेट लिख दिया, टाइम को आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डियर ब्रदर, अभी क्योंकि ये किसको लिख रही हैं? अमृता लिख रही हैं सौरजित को, तो डियर सौरजित लिखना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं। योर फ्रेंड शेखर, आपके दोस्त शेखर फ्रॉम IHM दादर कॉल्ड यू अप टू इन्फॉर्म यू। आपके फ्रेंड ने कॉल किया था आपको IHM दादर से, आपको अभी आपने आपका फ्रेंड शेखर में भी शेखर 2-3 शेखर हो सकते हैं, इसलिए शेखर फ्रॉम IHM दादर कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म दैट ही हैज़ गॉट अ प्लेसमेंट। उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनको एक प्लेसमेंट में कहाँ प्लेसमेंट मिला है? होटल में प्लेसमेंट मिला है, और होटल का नाम लिख दिया आपने, और उसको एंड ही हैज़ टू ज्वाइन इमीडिएटली, और उसको तुरंत ही ज्वाइन करना है। उनको सिर्फ ही जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दिस, वो सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाहता था
ही इज़ ट्राइंग टू गेट ऑल द फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीटेड, वो जल्दी से जल्दी सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ही जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दिस, ये उसको आपको बताना था। अब ये जो वो आप 2 बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एक ही बार में आप लिख सकते हो। वैसे वीना रिसोर्ट इन गोवा एंड ही हैज़ टू ज्वाइन इमीडिएटली, ही इज़ ट्राइंग टू गेट ऑल द फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीटेड, ही जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दिस, ये भी तो 2 बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही विल लेट यू नो हिज न्यू सेल फोन नंबर व्हेन ही गेट्स इट, अमृता, राइट। इतना भी लिख दोगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि आपको 2 बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीट करके इसको लिख सकते हैं। ओके, चलो लेट्स गो टू द अदर वन। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ही करना चाहिए क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। यू मस्ट हैव डिसाइडेड योर एम इन लाइफ। विच इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी वुड यू लाइक टू ज्वाइन फॉर योर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन? Write a statement of purpose as a part of your application to the institute university in about 150 words। यानी आपने डिसाइड कर लिया आपके लाइफ का एम क्या है, आपने डिसाइड कर लिया कौन सा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको ज्वाइन करना है डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करना है, जिसको SOP बोलते हैं, एक पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली देते हैं तो आपको SOP देना ज़रूरी होता है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे वो उसको लिखना है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो। सो 150 वर्ड्स में ऐसे होते हैं 150 वर्ड्स। अभी वर्ड्स काउंट में भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इन एंड ये सारी चीज़ें वर्ड्स में, द, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस वर्ड्स काउंट में ऐड नहीं होता। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज आपको करना है, आप SOP मत कीजिएगा, काफ़ी बड़ा होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर भी मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। Our country is a developing country and needs more skilled innovators and entrepreneurs who can create and start cutting edge products and services to keep our country at the forefront of technology. We don't have good quality entrepreneurial study programs as Silicon Valley has. Savitribai Phule University, Pune has a program that I am looking for. The Center for Entrepreneur Studies has exciting events with many networking opportunities, and I really want to have the advantage for extension of my learning. I am very much excited by the World Business Program contest as it encourages students to launch their own businesses, and I am aspiring to do it myself. I belong to a small business family as my father has a spare parts dealership, and I might follow in his footsteps. I have followed some pioneer businessing leaders like Kirloskar, J.R.D. Tata, Dhirubhai Ambani, who have created their own successful ventures from nowhere. I am eager to know how and where India's best entrepreneurs have begun their startups. If selected, I would aspire to pursue graduation. Presently, I am pursuing studies at New India College and I am focused on finance and marketing. My goal is to start my own vehicles spare parts company and to achieve it. I want to get an MBA degree with entrepreneurial focus as your institute offers. I am interested in studying with people like Professor Iyer, who teaches entrepreneurial studies. I wish to learn from my fellow students having similar ambitions. I hope my applicant will be considered favorably. आपने देखा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब रीडिंग में इतना टाइम लग रहा है तो राइटिंग में कैसे होगा। तो शॉर्ट में अगर आप लिखना है तो आप ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज को करेंगे। फिर भी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को वापस आके भी आप व्यू कर सकते हैं अगर आपको अटेम्प्ट करना हो, राइट। चलिए देखते हैं हम दूसरा वाला आपका।
एक और ऑप्शन है आपका। और आपका है ग्रुप डिस्कशन। मैं फिर से कहूँगी कि ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज ही अटेम्प्ट करें, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Rama, Asif, Rachna and Arav are participating in a group discussion. The evaluator has given them a topic. Teenagers are more inclined towards junk food nowadays. Of course, सब junk food, pizza, vada pav, ये सब भी खाते हैं हम। Write suitable dialogues for each participant, giving his or her opinion on the topic and the conclusion they reach at. तो ये भी एक काफ़ी बोल्ड डिसीजन है किसी का भी, अगर उनको डायलॉग राइटिंग लिखना है आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यू कैन सी हियर you all have this. So there is a conversation between evaluators Rama, Asif, Arav, Rachna, evaluator Rama. Okay, तो ये आपका है, right? तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको लिख भी सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आप अटेम्प्ट ना करें ये तो ज़्यादा बेटर है, आप ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज को ही अटेम्प्ट करें, वो आपको ज़्यादा स्कोर करेगा। Okay, right, let's go to the next one. अभी जो बी वाला है उसमें भी सेम है आपका ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू। मैं हमेशा से कहती हूँ आप इंटरव्यू पे जाए कि इंटरव्यू ज़्यादा इजी पड़ता है। कभी कभी इंटरव्यू का फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, आपको जस्ट उस ब्लॉक्स को फिल करना होता है, और कभी कभी आपको सिर्फ WH क्वेश्चंस को फॉर्मेट करना होता है। सिंपल है, फिर भी मैं आपको तीनों भी बता दूंगी। और इंटरव्यू के यहाँ पे ईमेल राइटिंग में क्या पूछा है, यू विजिटेड द बुक एग्जीबिशन हेल्ड एट SP ग्राउंड पुणे, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड अबाउट योर एक्सपीरियंस इन 100 to 150 वर्ड्स। ओके, सो देखते हैं हम ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग का भी एक फॉर्मेट होता है। पीपल हु वांट टू राइट द ईमेल कैन डेफिनेटली राइट द ईमेल। ईमेल राइटिंग में पहले आप किसको दे रहे, मेक श्योर अगर आप ईमेल राइटिंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जो मेल जो आईडी है उसको प्रॉपर होना चाहिए। आप कुछ भी इसको कैपिटल लिखोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। आपको ये वाला भी जो आपका @ है वो भी होना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। ये सारे स्मॉल वर्ड्स भी आने चाहिए। टू लिखा, फ्रॉम किसको भेज रहा है, सब्जेक्ट क्या है आपका, बुक एग्जीबिशन, फिर आप लिख रहे हैं दिस इज अबाउट माई रिसेंट विजिट टू अ बुक एग्जीबिशन, इट वॉज हेल्ड एट SP ग्राउंड। कहाँ पे हुआ था, पुणे में, बाय 3 पब्लिशिंग हाउसेज टुगेदर एंड ऑल लीडिंग पब्लिशर्स हैव सेट अप देयर स्टॉल्स। देन ओके, उसके बाद क्या है, आपने इतना लिखा। उसके बाद द एग्जीबिशन हैड ए ग्रेट वैरायटी ऑफ बुक्स फ्रॉम ड्रामाज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज to poetry books, puzzles, many more. I visited the exhibition with my close friends and family members. After entering, I was amazed to see a variety of book stalls. We spent almost 6 to 7 hours there. There were many special discount offers on all types of books. Many book lovers took advantage of the exhibition. I purchased a few books from there. फिर आपने लिखा, it would have been nice if you were there with me. They are going to organize similar exhibition in the engineering college ground in summer. मतलब उसी तरह का एग्जीबिशन समर में भी वो करने वाले हैं। You should come to here in the vacation so that we can enjoy the exhibition together. Send a reply as it is eagerly waited. Regards और राजू। राइट, देखिए मैं हम फिर भी कहूँगी कि आप फॉर्मेट अगर आपका सही हो और कंटेंट भी सही हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। कभी कभी फॉर्मेट में मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट में हमारा मार्क्स घट जाता है क्योंकि ग्रामेटिकल एरर हो जाता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ जो सेंटेंस है वो आपका गलत हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप अटेम्प्ट करें वो जो आप जिसमें बहुत ज़्यादा माहिर हो। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग है आपका, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ओके, रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर कॉलेज फॉर योर कॉलेज मैगजीन। ये भी आपका 150 वर्ड्स में लिखना है। मैं आपसे फिर कहूँगी कि ये सारी चीज़ जो मैं ऑप्शन में बोल रही हूँ आपको, उसी को आप ऑप्शन में ये करें। अभी रिपोर्ट राइटिंग में बाय कॉलेज रिपोर्टर, एम्बेगांव 17 मार्च और आपका डेट डाल देना है। ठीक है, तो क्या है, ऑन 15th of March GK College appeared to be at its best with lovely and beautiful decorations and colorful rangolis to celebrate the prize distribution ceremony.
in the presence of the famous social worker Mr. Prem Gaware with extreme enthusiasm and vigor under the guidance of the principal and other staff members. The whole college was clean and beautiful. Rangolis were drawn at the entrance gate of the college. The assembly hall was nicely decorated with flowers and balloons. The chief guest, Mr. Prem Gaware, was impressed by the arrangements. The principal of the college, Dr. Khurana, welcomed the chief guest and other dignitaries, read out the annual report of the college. Then the academic extra and extracurricular prizes were distributed to all the winners. Okay, all the winners were heartily appreciated by all presents. The chief guest praised all the prize winners in his speech and encouraged others to work hard to win prizes. Next year, the General Secretary presented vote of thanks to all the invitees and the chief guest. Everyone present enjoyed the program very much. By college reporter. So by college reporter आप यहाँ नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वहाँ नहीं तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम इंटरव्यू पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरव्यू पे बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये तीनों जो अटैम्प्ट यहाँ पे जो अटैम्प्ट करना है आपको, बी वाले जो अटैम्प्ट करना है आपको, वो आप अटैम्प्ट करें। कौन सा अटैम्प्ट करेंगे आप? एनीवन। तो आप अटैम्प्ट करें इंटरव्यू, आप करें इंटरव्यू को अटैम्प्ट करेंगे। आप क्या करें? अटैम्प्ट करेंगे इंटरव्यू को, क्योंकि इंटरव्यू आपको फेच करेगा मार्क्स, क्योंकि इंटरव्यू ईजी हो जाता है, वो फॉर्मेट याद हो जाता है ना हमें। You are the sports representative of your college and asked to interview a professional swimmer. Frame 8 to 10 questions in the interview. So 8 to 10 बोला तो आप 10 questions को फ्रेम करेंगे। आप कितने questions को फ्रेम करेंगे? 10 questions को फ्रेम करेंगे। देखते हैं हम कैसे 10 questions फ्रेम कर सकते हैं। Let's see. पहली बात तो आप एक फॉर्मेट ही बना लें कि जब भी कोई भी इंटरव्यू लेना होता है उसके पहले उसका जो ओपनिंग होता है वो कैसे किया जाता है। वेलकम मिस्टर, जो भी नाम आपको चाहे, यहाँ पे हमने एक अलग नाम दिया है, आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के नाम ले सकते हैं। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस, आई होप यू वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। ये रट्टा ही मार लेना है आपको, इसी को ही लिखना है। कोई भी पर्सन का इंटरव्यू ले, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, या कोई भी फील्ड से हो, या आपके नेवी से हो, आर्मी से हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हो, तो आपको ये वाले जो लाइन है, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू, वेलकम, जो भी है लाइन, ये होना ही चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो। प्लीज़ शेयर विथ अस योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल स्विमर। अभी यहाँ पे स्विमर की बात करी तो स्विमर है, या तो आप प्रोफेशनल जो भी आएगा, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, या एक्टर हो गया, एनीथिंग। हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस स्विमिंग? तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस के बदले, स्विमिंग के बदले हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग योर प्रोफेशन आप बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन द एशियन गेम? अब ये अगर कोई और होता है तो आप हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन दिस जर्नी आप बोल सकते हैं। पुलिस के बारे में पूछा है, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन कैचिंग द क्रिमिनल्स और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप बोल सकते हो। How do you prepare for an international competition? So you can say, how do you prepare yourself if police hai, तो how do you prepare yourself when you want to catch someone or you get a lead or you want to raid, right? What do you like most, freestyle or butterfly? Because ये swimming की बात है तो freestyle और butterfly है, तो यहाँ पे आप कुछ और question formation कर सकते हैं। According to you, which is your best performance till now? तो वो क्योंकि ये swimmer का है इसलिए swimming के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू रिएक्ट टू योर सक्सेस एज वेल एज फेलियर? ये सबको पूछ सकते हैं, ये कॉमन है। कॉमन क्वेश्चंस को हमेशा याद रखें ताकि वो हर जगह पे यूज हो। ओके, ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये किसी में भी चल जाएगा। व्हाट डू यू डू टू ओवरकम योर शॉर्टकमिंग्स एंड मिस्टेक? ये वाले भी कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बता देती हूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप सब में यूज़ कर सकते हो। ये कॉमन, ओके, इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। ओके, हु इज़ योर रोल मॉडल? ये भी आप यूज़ कर सकते हो इन स्विमिंग नहीं,
कुछ और आएगा तो उसमें बोल सकते हो। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, इसको भी बोल सकते हो। तो कॉमन क्वेश्चंस को हमेशा एक फॉर्मेट करके अपने दिमाग में रजिस्टर कर ले कि कुछ भी आएगा इंटरव्यू में तो ये 3 कॉमन क्वेश्चंस तो हम पूछ ही सकते हैं। और ओपनिंग भी सेम ही होता है, क्लोजिंग भी आपका सेम ही होगा। थैंक यू जो भी नाम है, थैंक्स फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम विद अस, दिस इज वेरी कॉमन। तो ये आप कर सकते हो, राइट। लेट्स सी अनदर वन। सी वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, अटेम्प्ट एनी 3, उसमें से अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। बहुत से बच्चे जो लिखना पसंद करते हैं या फिर बुक रीडर्स हैं, बहुत से बुक्स पढ़ते हैं, तो बिल्कुल एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में कूद पड़े, वो लिख सकते हैं। बट मेरे राय से आपको स्पीच राइटिंग लेना चाहिए। स्पीच राइटिंग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि स्पीच इजी हो जाता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। चलिए देखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। पहले जब आप स्पीच दे रहे तो आपका ये तो कॉमन आ ही गया, यानी क्या आ गया, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई स्टैंड हियर टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन अ वेरी टाइमली, ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट बोल दीजिए आप यहाँ पे, या आप वेरी वाइटल बोल सकते हैं, आप वाइटल बोल देंगे, आप वाइटल इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट सोशल मीडिया, गुड और बैड, तो यहाँ कुछ और भी आ सकता है, तो आप इधर तक तो सेम ही रहेगा ना, सब्जेक्ट तक तो आपका सेम ही रहेगा, तो आप बोल सकते हो सब्जेक्ट तक। Modern world can be rightly called the world of social media as people all over the world use it. Social media has brought people from distant places together, but it needs to be given a thoughtful if it is good or bad for the society. आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है आप लिख सकते हैं। every coin has two sides, it actually depends upon our perspective. हमारे ऊपर डिपेंड करता है सोशल मीडिया गुड है या बैड है, आप किस तरह यूज़ करते हो, कितना यूज़ नहीं करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस लिए यूज़ करते हो वो भी डिपेंड करता है। जैसे लोग सोशल क्राइम होता है, जो साइबर क्राइम होता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। पर अगर आप सोशल मीडिया सबके बेनिफिट के लिए बना है, आप कैसे यूज़ करते हो ये आपका लुक आफ्टर है, उसमें सोशल मीडिया को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो आपके जो व्यू पॉइंट्स है आप इस पर लिख सकते हो। ये हमारे व्यू पॉइंट्स है, हमने आपको बता दिया। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम ही रहता है। टुडे आई एम रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई स्टैंड हियर टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट या वाइटल सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद आप अपने थॉट्स व्यूज़ लिख देंगे। उसके बाद माय व्यूज़ अबाउट बोथ साइड्स टुगेदर बी कन्फ्यूजिंग, जो इन्होंने लिखा है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। और लास्ट में थैंकिंग यू फॉर गिविंग मी अ पेशेंट ईयर, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वापस आके व्यू करके आप लिख लो। लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा हैड को भी प्रैक्टिस होगा और ब्रेन में भी रजिस्टर होगा। ठीक है, फिर आ गया आपका, उसमें भी एक ऑप्शन है स्पीच का, मैं तो आपको स्पीच ही बोलूँगी, फिर भी आपको कंपेयरिंग का है। Imagine that you are a compare of book release program. Prepare a script for comparing the program with the help of the following points. तो पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे। पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है, फिर लाइटिंग द लैम्प, जो लैम्प लाइट करते हैं वो लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट एंड फेलिसिटेशन, गेस्ट का इंट्रोडक्शन होता है, फिर उनको फूल माला, हार, शॉल, नारियल दिया जाता है वो, इंट्रोडक्टरी नोट बाय द पब्लिशर, पब्लिशर ने इंट्रोडक्ट देना है, स्पीच ऑफ द ऑथर, ऑथर स्पीच करेगा, फिर स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट और वोट ऑफ थैंक्स। ये आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे और आपको उसके बेसिस पे ही आपका अपना कंपेयरिंग को ये करना है। देखिए अब यहाँ हो गया, लैम्प इज अ सिंबल ऑफ विजडम एंड नॉलेज, सोल रिक्वेस्ट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर द राइटर एंड द पब्लिशर टू लाइट द लैम्प, थैंक यू ऑल द डिग्निटरीज। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हर चीज़, हर जो ओकेजन होगा, हर जो पॉइंटर्स जो आपको दिया है इस बेसिस पे लिखना है, उसके बाद थैंक यू लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंपेयर हो, आप होस्ट हो, आप कंपेयर कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो, राइट। ये आपका आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप नोटबुक में लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में जो है आपका अगेन
एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है। मैंने पहले ही कहा है, जो भी बच्चों को लिखने की आदत है, पढ़ने की आदत है, प्रोवर्ब्स अच्छे से जानते हैं, इडियम्स अच्छे से जानते हैं, तो वो इसको अटेम्प्ट करे। इसमें क्या है इसका क्वेश्चन, एक्सपैंड द फॉलोइंग आइडिया इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स बाय यूजिंग द पॉइंट्स। इफ विंटर कम्स एंड स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, इसका प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग, विंटर और स्प्रिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ओके। गिव अ फ्यू इंस्टेंस टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, एड योर ओन पॉइंट्स, तो आपने भी अपने पॉइंट्स ऐड करना है, इसलिए मैंने कहा आपसे स्पीच इंपॉर्टेंट है और स्पीच पे ध्यान दें। फिर भी मैं आपका इसका एक सिनॉप्सिस दे देती हूँ ताकि आप देख ले, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, या तो फिर आप उसको ये भी कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंशन ऑफ इतना ही है, आप इतने भी लिख लोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। सो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग टू बी फार बिहाइंड, द गिवन प्रोवर्ब इज टेकन फ्रॉम शेलीज पोम। कितने कितने लोगों को याद रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते ही नहीं हो। आप अपने टेक्स्ट बुक ही पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ क्या पढ़ोगे। इसलिए एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को थोड़ा आइडिया से दूरी रखें और आप स्पीच पे ही ध्यान दें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले या तो फिर बुक में लिख ले। नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट वाला आपका है राइटिंग स्किल्स, जो है फिल्म रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग और अपील। मैं अपील करूँगी कि आप फिल्म रिव्यू लिखें, क्योंकि फिल्म रिव्यू आपके लिए इजी पड़ेगा। तो पहला है फिल्म रिव्यू में क्वेश्चन क्या है, राइट ए रिव्यू ऑफ एनी हिस्टोरिकल फिल्म ऑफ योर चॉइस विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। Significance of the title, year of release, storyline, theme, actions, music and songs, setting, location, producer and director। एक स्मॉल टिप, अगर आपको कोई भी मूवी, एक हिस्टोरिकल, एक हॉरर और एक नॉर्मल रोमांटिक मूवी, इस तीनों या कॉमेडी, ये जो जॉनरा है, इसमें से मूवीज़ निकालिए जो आपको आसानी से याद रहेगा, उसके डायरेक्टर, उसका प्रोड्यूसर, उसके एक्टर्स, उसका जो स्टोरी लाइन है, और ये जो पॉइंटर्स है, थीम है, एक्शंस है, म्यूज़िक्स है, किस तरह का म्यूज़िक है, किस तरह का एक्शंस है, ये सब आप फिक्शन नॉन फिक्शन करके आप एक रट्टा मार ले। तब आपको क्या होगा कि जब भी कोई भी इस तरह का आया तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वो थोड़ी पिक्चर का नाम दे रहे हैं आपको, मूवीज़ का नाम आपको ही लिखना है, आपको सिर्फ जॉनरा देखना है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल यानी माइथोलॉजिकल का थिंग है, हिस्टोरिकल थिंग है, तो आप वो एक एक निकाले जो इजी रहे हैं आपके लिए और इसी को यहाँ पे छाप दे, सिंपल। ओके, लेट्स सी कि इन्होंने क्या दिया है। हिस्टोरिकल में हमने क्या आंसर लिखा है। ओके, तो हमने हिस्टोरिकल अजय देवगन स्टारर भूषण एंड कृष्णन कुमार प्रोड्यूस्ड फिल्म तान्हाजी के ऊपर लिखा है। द अनसंग वॉरियर वॉज रिलीज इन 2020। आप इसका फॉर्मेट देख ले कि इस तरह लिखा जाता है, तो आप इसको लिख लोगे तो आप अपना खाली फिल्म का नाम चेंज करना है बस। ओके, डायरेक्टेड बाय ओम राउत, द फिल्म इज एन बायोग्राफी ऑफ तान्हाजी। तान्हाजी मालुसरे वॉज अ ग्रेट वॉरियर इन द आर्मी ऑफ शिवाजी महाराज। द फिल्म इज अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ हिम। Shivaji Maharaj handed over the charge of 23 forts to Mirza Raje in the contract of Kondana, which is the pride of Maharashtra, and is handed over to Udaybaan after his release from the clutches of Aurangzeb. Shivaji Maharaj wants to regain it. Tanaji takes up the responsibility by keeping his son's wedding aside. He climbs the fort with few Marathas and battles with Udaybaan. The film is action-packed and all the actions are directed smoothly and nicely. As the film reflects the Maratha Empire, the period of 17th century in Maharashtra is wonderfully depicted. The filmmakers had made great efforts to to make it look like the valley. For a power-packed climax, it is a must-watch. और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप फिल्म के बारे में लिखें तो आप, जैसे यहाँ कहा आपने, फॉर ए पावर पैक क्लाइमेक्स इट इज़ अ मस्ट वॉच। सो आप ऐड कीजिए, आई विल गिव 1 2 3 4 या फिर
5, जितना भी 5 स्टार्स। रिव्यू, जब रिव्यू लिखना होता है तो देखा है ना आपने कभी भी, यहाँ पे ऐसे रिव्यू लिखते हैं लोग और उसके पास स्टार्स देते हैं, तो आपको जितने स्टार्स देने आप स्टार्स दे दीजिए वहाँ पे। इस स्टार्स जो देते हैं इस पे भी मार्क्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे स्टार्स देना भूल जाते हैं, अगर आप स्टार्स दोगे तो उसमें मार्क्स होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आके वापस लिखे। मैंने पहले ही कहा है, बुक के बारे में भी आप 1-2 बुक्स के नाम, ऑथर्स और उनके बारे में भी जान ले। कभी बुक का पूछ लिया तो, नॉर्मली तो फिल्म्स का ही पूछा जाता है, पर कभी बुक का पूछ लिया तो 2-3 बुक्स के नाम, ऑथर और वो क्यों लिखा है और थीम क्या है और आपको वो बुक पसंद क्यों है और आप लोगों को रिकमेंड करोगे क्यों करोगे और कितने स्टार्स दोगे बुक को, वो भी आप कर सकते हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन है ब्लॉग। मैं जानती हूँ बहुत सारे ब्लॉगर्स होंगे, उनको बहुत एंथू होगा कि मैं ब्लॉग लिख लूँ, राइट। बट मैं बोलूँगी रिव्यू लिखने, पर अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो। राइट अ ब्लॉग इन प्रॉपर फॉर्मेट इन अबाउट 150 वर्ड्स इन मैन वर्सेस नेचर। तो उसमें क्या क्या आपको यूज़ करना है? बिहेवियर ऑफ अ मैन विद नेचर, रोल प्लेड बाय अ मैन इन नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, साइड इफेक्ट्स इफ ट्रीज आर अनअवेलेबल, एड योर ओन पॉइंट्स। तो अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो फॉर्मेट बराबर होना है, वो पहले ही कह चुके हैं आपको। तो फॉर्मेट ऐसे होता है, मैन वर्सेस आप एक ब्लॉग ये बनाओगे, ऑन द स्पॉट जो आपको लिखना है वो, फिर आर्काइव, फिर मैन वर्सेस, फिर रिपोर्ट, अब्यूज़, ये पूरा आपको लिखना है। इतना सब लिखने के बदले जिसको लिखना है वो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं, और आप लिखना है नोटबुक में तो वापस आके व्यू करके या पॉज करके वीडियो को भी कर सकते हैं। पर मैं बोलूँगी आपको कि रिव्यू लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, राइट। इसके बाद आता है आपका अपील। अपील में भी मैं वही कहूँगी कि अपील भी prepare an appeal on the topic A, cleanliness drive with the help of the following points: need of cleanliness, importance of cleanliness, catchy slogans, venue, date and time, add your own points। जब हमको पता ही नहीं होता है टॉपिक किस बेस्ड पे होता है तो हमारे पास स्लोगन दिमाग में नहीं आता है। जो क्रिएटिव है वो कर सकते हैं, जो क्रिएटिव नहीं है उसे उनको मैं यही सलाह दूंगी कि आप इंटरव्यू ही लिखें। तो देखते हैं हमारे आंसर्स में हमने क्या दिया है। देखिए, अपील किया है, क्वाइट छोटा सा है, ब्यूटीफुल है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले वाला जो आपका हम आ जाते हैं यहाँ पे, रिव्यू है, क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं देना है तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉरी 1 सेकेंड, आई जस्ट स्क्रॉल इट आउट। अगर ये फिल्म रिव्यू नहीं देना है आपको तो आप अपील को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप क्रिएटिव है तो, लेकिन चांस मत लेना। ओके, एन अपील फॉर क्लीनलीनेस, लेट्स मेक आवर सिटी क्लीन एंड नीट, मस्ट ज्वाइन अ क्लीनलीनेस ड्राइव ऑन सैटरडे 15 जून। वो आपको दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आपको अपने आप से डालना है। पर अगर आप फॉर्मेट ऐसे बनाते हो और अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो आपके पूरे मार्क्स कहीं नहीं गए। सो क्लीन, फिल्थ एंड डर्ट, अ क्लीन सिटी, कीप योर सिटी ग्रीन, क्लीन एनवायरनमेंट, कम ऑन, कम ऑल। तो ये आपका ये फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फॉर्मेट अगर आपका सही रहे तो मार्क्स कहीं नहीं जाते, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस डन हियर। तो आपके राइटिंग स्किल्स और आपकी जो पोम है दोनों हमने करवा दिया। इसके पहले मैंने प्रोज आपसे करवा दिया था, राइट। तो इस आई होप आपको ये समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट, या व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इंग्लिश में हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट। Till then, take care. I hope you are working hard. Don't work hard, but work smart. Till then, thank you.